हेलो, वार्म ग्रीटिंग्स बेटा। पिछले क्लास में जब मैंने ऑर्गेनिक जहां छोड़ी थी, देयर वर सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस। पहले हम इन 3 क्वेश्चंस को करेंगे और फिर आगे का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। पहला क्वेश्चन था, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन इज CH3 CH2 CH3 and we have to convert it into CH3 CHBr CH3। आपको पता है ये एक एल्केन है। एल्केन में अगर आपको हेलोजन ऐड करना है, दैट्स फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, नथिंग बट Br2 इन सनलाइट और HU। जब Br2 का मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनाएगा और ये 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, क्योंकि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। सो 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। नेक्स्ट वाज, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। आप प्रोपीन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब आपके पास एल्कीन हो और आपको ऐड करना हो, देन व्हाट विल डू हियर, HBr, दैट्स इट। HBr क्या करेगा, मार्कोनिकोव्स एडिशन। ये जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसके पास Br चला जाएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास H चला जाएगा। और अगर मैं यहां पे पेरोक्साइड कर दूं, HBr in the presence of peroxide, that is your third question, that you will, how will you convert propene to 1 bromopropane। तो आपको पता है Br इस बार इस तरफ लगेगा और H आपका इस तरफ, that is your product will be 1 bromopropane। So these were the 3 questions which I gave you in the last class। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, अभी भी एल्कीन्स है, लेकिन इस बार एल्कीन्स पर हम 2 हेलोजन ऐड करेंगे। दैट इज, देखिए, फ्रॉम हमने स्टार्ट किया फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आपने जान लिया कि आप कोई भी ROH में कोई भी ऐसा रिएजेंट लेकर आइए जिसके पास हेलोजन हो, तो हेलोजन OH को रिप्लेस कर देगा। उसमें भी ROH व्हेन रिएक्ट्स विद SOCl2 थायनिल क्लोराइड, वो ज्यादा क्या नाम का है, बेटर मेथड है, क्योंकि जो उसके साथ RCl के साथ SO2 और HCl मिलता है, being gases they will escape out, thereby leaving behind the product in its purest form। दूसरा था फ्रॉम एल्केन्स, उसमें फ्री रेडिकल हेलोजनेशन था और उसमें मैंने आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताई थी। फिर तीसरा था फ्रॉम एल्कीन्स, उसमें पहला था मार्कोनिकोव्स रूल, दूसरा था एंटी मार्कोनिकोव्स रूल और तीसरा बाय द हेल्प ऑफ Br2 in CCl4। पहले इसके हम एप्लीकेशन को देखेंगे और थोड़े से इसके कंसेप्ट को जानेंगे, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स करना है या क्वेश्चंस करना है, रेदर देन अगर आप हर चीज के बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने लग जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज और लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट कीप द एप्लीकेशन इन पॉइंट ऑफ व्यू, और हम जैसे जब हम क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप स्टोर हो जाएगा। बस आपको ये जानना कि Br2 CCl4 करता क्या है। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई एक डबल बॉन्ड है, लेट मी टेक प्रोपीन। तो Br2 इन CCl4 ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों ही कार्बन को एक एक Br दे देगा, CH3 CH Br CH2, आई एम राइटिंग Br ओवर हियर। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स जिसके जस्ट नेबरिंग कार्बन पे हेलोजन जुड़े हुए हो, उन्हें हम विसिनल डाइहैलाइड, या इस केस में इट इज नोन एज विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल का मतलब अगर किसी भी नाम का, जैसे अगर इसका नाम है मेथ एथ प्रोप, तो आप इसे लिखेंगे विसिनल प्रोपाइल डाइब्रोमाइड। मतलब इसमें जो 2 ब्रोमीन है वो ऑल्टरनेट या नेबरिंग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अगर यही चीज अगर मान लीजिए CH3 CH2 CH, ये Br यहां पे, एक Br यहां पे, एक ही कार्बन पे अगर 2 Br जुड़ा होता, देन इट वुड हैव बीन नोन एज जेम डाइहैलाइड्स। तो जस्ट टू नो कि कभी भी नाम में अगर कहीं जेम आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर कार्बन पे 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर वो दोनों हेलोजन है, से ब्रोमीन या क्लोरीन, तो वो डाइहैलाइड्स, डाइब्रोमाइड्स या डाइक्लोराइड्स कहलाएंगे। अगर वो अल्कोहल होता तो डाइऑल कहलाता। कोई भी ग्रुप होगा, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं तो नाम में उनके जेम आएगा, और कोई भी ग्रुप अगर नेबरिंग कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो नाम में उनके विसिनल आएगा। सो मतलब Br2 in CCl4 gives us a way to prepare vicinal diabromides, और इसका एक ही 2 एप्लीकेशन आता है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे।
और लेटर ऑन थोड़ा डिस्कशन होगा। थोड़ा सा इसकी हम बात करें, इसका काम क्या क्या है Br2 in CCl4 का। देखिए Br2 in CCl4 जनरली जो ब्रोमीन होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि अमंग ऑल दी नॉन मेटल्स ब्रोमीन इज ओनली इन लिक्विड स्टेट। सारे नॉन मेटल्स में से ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, और आयोडीन वगैरह वो सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में आपका फॉस्फोरस वगैरह भी आता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और उसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और ब्रोमीन को जब आप CCl4 के अंदर डालते हैं तो इसका कलर होता है बेटा, सपोज दिस इज योर Br2 along with CCl4, it is reddish brown color, reddish brown color। तो अगर आपके पास कहीं भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें भी होता है, या आपने 11th क्लास में किया है या फिर आपने 9th-10th में भी किया है, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। या यूं कह लीजिए कि अगर कोई एल्कीन या एल्काइन है, सपोज इफ आई है RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस R could be anything। अगर इसको हम Br2 in CCl4 से रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा Br2 in CCl4 सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही रिएक्शन करता है। उस कंपाउंड के पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये Br2 तुरंत इससे रिएक्ट करके इट विल गिव यू RCH Br CH2Br। ये Br जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, एक बॉन्ड टूट के वहां Br जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच है तो एक बॉन्ड टूट के Br वहां जुड़ जाएगा। तो जैसे ये इससे रिएक्शन करेगा Br2, क्योंकि रिएक्ट कर चुका है, यहां से ब्रोमीन हट चुका, वो जाके ऐड हो गया एल्कीन या एल्काइन में। तो जैसे ही Br2 यहां से हटेगा, ये जो कलर है सोल्यूशन का, इट विल डिसअपियर, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स। सो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स। क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर क्यों डिसअपियर कर गया? द रीजन इज कि जो रेडिश ब्राउन कलर था वो इस ब्रोमीन की वजह से था, और ब्रोमीन जब वहां से हट जाएगा या ब्रोमीन उसमें से एग्जॉस्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद ब्रोमीन नहीं बचेगा, तो इसके अंदर जो रेडिश ब्राउन कलर इंपार्ट करने वाला एजेंट था वो चला गया, एंड हेंस रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स। इसीलिए इस टेस्ट को हम कॉमनली अगर आपको ये चेक करना है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, आप उसे बस क्या नाम होता है ब्रोमीन Br2 in CCl4 के सोल्यूशन में डाल दीजिए। अगर उस सोल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाए या उसका कलर डिसअपियर हो जाए, तो समझ लीजिए आपके कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स दिस कंपाउंड इज ऑल्सो यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बस मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, लेकिन जो बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको ये रिड्यूस, उन पे ये अटैक नहीं करता है। तो लेकिन और कंपाउंड में चाहे जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हों, छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप, लेकिन अब कहीं भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको अगर आपको चेक करना है, इट विल ऑटोमेटिकली डीकलराइज दिस सोल्यूशन, और तुरंत आप समझ जाइएगा कि हाँ इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है ही है। सो Br2 in CCl4, तो पहला यूज जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या पहला फैक्ट इसके बारे में, दिस इज यूज एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, क्योंकि ये सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे काम करता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के प्रेजेंस में ये अपने कलर को लूज कर देता है। दूसरा, ये देखिए डबल बॉन्ड पे तो एक्ट कराते समय ज्यादा नहीं सोचना है कि कैसे ब्रोमीन आ रहा है। जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसे Br2 in CCl4 कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब डबल बॉन्ड होता है ना, अगर कहीं कोई सिंगल बॉन्ड है तो हमें केमिस्ट्री में देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा कंपाउंड उसके ऊपर से जुड़ रहा है या उसके नीचे से जुड़ रहा है, मतलब हमें ओरिएंटेशन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड होता है तो हमें ओरिएंटेशन देखना पड़ता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी है तो वो आपस में रोटेट होता रहता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अगर यहाँ पे Br जुड़ गया तो कुछ समय बाद वो Br कार्बन रोटेशन से नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर जो Br जुड़ा हो कार्बन रोटेशन से ऊपर हो जाएगा, तो वो आपस में रोटेट करते रहते हैं। तो हर पॉसिबल कंडीशन जो बन सकता है वो वहां पे रहता है। बट अगर कहीं डबल बॉन्ड है, सपोज इफ यू हैव गॉट डबल बॉन्ड, तो सी डबल बॉन्ड सी जो होता है उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो रोटेट नहीं कर सकता। तो Br2 in CCl4 क्या होता है,
एक सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड का ये मतलब नहीं कि रोटेट नहीं होंगे, लेकिन रोटेट होंगे तो साथ में ऐसे रोटेट होंगे। ऐसा नहीं कि ये इधर रोटेट हो रहा है, ये कार्बन इधर रोटेट हो रहा है। सी डबल बॉन्ड सी जब रोटेट होंगे तो साथ में रोटेट होंगे। तो अगर जो Br इसके ऊपर जुड़ गया, सॉरी यहां पे एक Br इसके ऊपर जुड़ेगा और एक Br इसके नीचे जुड़ेगा, और CH2, ठीक है ना। यानी ये Br ऊपर नीचे जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से आपका एक कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे एक डैश एंड वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, वो भी हम बाद में बात करेंगे कैसे हम एक एटम के रिलेटिव पोजीशन को बताएंगे जब वो बॉन्ड से जुड़ रहा होगा कि वो ऊपर है या नीचे है। लेकिन जैसे ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड सिंगल हो गया, तो इसके ओरिएंटेशन का मतलब नहीं है कि एक Br ऊपर जुड़ा एक Br नीचे जुड़ा, वो पोजीशन हमेशा चेंज होते रहेगा। कभी वो साथ में भी दिखेंगे, कभी वो एंटी पोजीशन पे भी दिखेंगे। लेकिन अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता, सपोज इफ देयर वुड हैव बीन अ ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर, तो ये बात समझ में आएगी। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जब आपका बॉन्ड टूटेगा तो ये डबल बॉन्ड में ही टूटेगा, और डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता। वो जैसा एक बार Br जुड़ गया वो उसी फॉर्मेट में हमेशा रहेगा। तो ये जो Br जुड़ता है CH3C, सपोज मान लीजिए मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, इस CH3 को मैं ऊपर दिखा दूं, इसके इस H को मैं इधर दिखा दूं, ट्रिपल बॉन्ड ये ऐसा होगा, ये H नहीं होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए ना, CH3CH। तो जब Br इससे जुड़ेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो अगर एक Br यहां नीचे जुड़ रहा है तो दूसरा Br इस वाले कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। प्लीज टेक दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको हमेशा एल्काइन में अगर आप Br2CCl4 जोड़ेंगे यू विल गेट ट्रांस प्रोडक्ट। यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बार Br, मान लीजिए ये CC है, एक CH3 मान लीजिए ऊपर है, इसका एक Br नीचे, और इसका जो है इसका एक Br नीचे और इसका ये वाला H ऊपर, तो ये हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा। क्योंकि जब भी रोटेशन होगा तो CC रोटेट करेंगे। इसका ये Br अगर ऊपर आ गया तो उस समय इसका ये Br अगर ऊपर आ गया तो उस समय इसका Br नीचे हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल रिमेन इन द सेम फैशन। तो एक बार जो Br यहां पे जुड़ गया है, इनका ओरिएंटेशन अब बदल नहीं सकता है, इनका ओरिएंटेशन इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्रांस। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एल्काइन में आप Br2CCl4 करते हैं यू विल गेट ट्रांस आइसोमर एवरी टाइम। नाउ ये चीज सिर्फ इसके लिए नहीं है, अगर हमारी कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, आपको मैं बता दूं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर आप एल्कीन हो या एल्केन हो, उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो रोटेट नहीं कर सकता, अदरवाइज साइकिल ब्रेक हो जाएगी। तो साइक्लिक में चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्केन हो या एल्काइन हो, उसका रोटेशन विल ऑलवेज बी रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर आप यहां पे इसको Br2CCl4 डालते हैं तो यहां पे आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड C, अगर ये प्लेन है C डबल बॉन्ड C का, तो अगर एक Br इधर से जुड़ रहा है तो दूसरा Br इधर से जुड़ रहा होगा। जैसे अगर एक Br आपने ऊपर जोड़ा, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, तो दूसरा वाला Br इसको ऐसे नीचे की तरफ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस डैश और इस वेज का मतलब क्या है। फॉर द टाइमिंग ये मानिए कि इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको ऐसे सीधे रख दें, इस साइक्लोपेंटीन को अगर आप सीधे रख दें, उसका डबल बॉन्ड ऐसे है, तो एक Br अगर ऊपर जुड़ रहा है तो दूसरा Br ऐसे नीचे जुड़ रहा है। इनका क्या मतलब है, यदि हम आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन डेप्थ करेंगे। So this was Br2 in CCl4. Now, so this was the preparation of alkyl halides from alkenes. Now, next comes the fourth method. I don't know if it's fourth or fifth. You can make a count. Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. Finkelstein reaction या preparation of alkyl iodide. Alkyl iodide. One thing to make sure बेटा कि alkyl iodide बनाने का एक वही मार्कोनिकोव तरीका था, and that's also not a very better method to prepare alkyl iodide. In fact, अगर आपको alkyl iodide या iodoalkane बनाना है, it's better to go with this name reaction which is known as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction या इसके बाद वाला रिएक्शन, they are known as halogen exchange reactions, वो भी मैं बताऊंगा।
फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो पहले से ही एल्काइल हैलाइड आपके पास होना चाहिए। RX एक एल्काइल हैलाइड होना चाहिए एंड प्लीज नोट इट हैलोजन शुड बी ईदर क्लोरीन और Br। ये माइनस नहीं है, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड अगर यहां पे आएगा तो R के साथ जुड़ेगा, ये चीज Br इसके साथ जुड़ेगा। आप पहले से एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनाकर लेकर आना पड़ेगा फिंकलस्टीन रिएक्शन में। उसके बाद आपको इसे रिएक्ट करना है NaI से, और सॉल्वेंट जो होना चाहिए प्लीज मार्क इट, वाटर ना होके एक इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, एसीटोन। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आप जानते हैं एक दो को छोड़ के वो सब इनर्ट है। एसीटोन, अब जैसे जैसे ये इनर्ट सॉल्वेंट्स आ रहे हैं इनको आप अपने मेमोरी में डालते जाइए। एसीटोन एक इनर्ट सॉल्वेंट है, CCl4 जिससे पहले हमने किया था Br2CCl4 वो भी एक इनर्ट सॉल्वेंट है। ये दोनों अच्छे इनर्ट सॉल्वेंट है तो इनको दिमाग में रखिएगा। अब यहां पे देखिए ऑर्गेनिक का एक और रूल है जो आपको हमेशा यूज करना है, हालांकि आपकी बुक्स में नहीं होता है, इट्स जस्ट माय वे कि कभी कभी ये आपको सही प्रोडक्ट तक पहुंचा देता है। वो ये कि रिएक्शन होता किस लिए है। रिएक्शन इसलिए होता है कि हमें जो प्रोडक्ट मिले वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो, और अगर आपको पता है कि यहां पे वो कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिससे आप एक स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट आप अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं। लाइक कहीं वाटर अगर बन रहा है, वाटर स्टेबल है इसीलिए वो बना हुआ है, इसीलिए वो हम वाटर कंज्यूम कर पा रहे हैं। हमारा 78% अर्थ वाटर है या 75% व्हाटसोएवर। आप कार्बन डाइऑक्साइड वो आपको दिखता है, मतलब आप डेली यूसेज में आपको पता चलता है। तो जो चीजें अर्थ के हिसाब से स्टेबल है वो एग्जिस्ट करती हैं, और वो अगर यहां से बन सकता है तो उसे आप हमेशा बनाकर निकाल लीजिए। लाइक अगर ये सोडियम है, आपको पता है अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेरे लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर बढ़ते जाता है, मतलब सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम, और लिथियम वो एक्सेप्शनल केस है, वो बाद में लिखिएगा। और हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजेंस में नॉन ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर घटते जाता है। मींस क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अगर सोडियम के पास एक ऑप्शन है कि वो Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड हो या Na और I के बीच में आयनिक बॉन्ड हो, तो हमेशा Cl के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, बिकॉज इट इज वेरी मच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू I। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि ये मेटेलिक है और Cl I से ज्यादा नॉन मेटेलिक है, और मेटेलिक और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। तो स्टेबिलिटी का कंसर्न ये कहेगा कि सोडियम I को छोड़कर Cl या Br के साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि Cl और Br आयोडीन से ज्यादा नॉन मेटेलिक है। नाउ दैट जस्ट टू मेक श्योर कि आप कैसे चीजों को विजुअलाइज करेंगे। आगे और चीजें भी आएंगी, मैं ये रूल आपको बताते जाऊंगा कि स्टेबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये चीज आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए, तो NaI को हमने एसीटोन में डाला, तो NaI को छोड़ के इस X को पकड़ लेगा, Cl या Br, और RI प्लस NaCl या NaBr बन जाएगा। अब एसीटोन का काम आता है। एसीटोन में NaX, आपको पता है कि आयनिक सॉल्वेंट डिसॉल्व्स इन वाटर बट आर इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक या इनर्ट सॉल्वेंट। ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये इनऑर्गेनिक या कहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा वो हमेशा इनर्ट होते हैं। तो अगर वाटर होता तो ये डिसॉल्व फॉर्म में रहता, सोडियम क्लोराइड भी डिसॉल्व फॉर्म में रहता, सोडियम आयोडाइड भी डिसॉल्व फॉर्म में रहता, लेकिन वाटर नहीं है, यहाँ एसीटोन है। तो जैसे ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, ये डिसॉल्व फॉर्म में नहीं, ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो हम इसे क्या करते हैं, ये जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है इसको तुरंत ही आप छान कर निकाल लेते हैं, तुरंत ही आप उसे निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि ताकि इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हो और एल्काइल आयोडाइड की प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सके। अब मुझे पता है कितने बच्चों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए बताओ, यू कैन थिंक लाइक दिस कि ये जो आपका क्रिस्टल बना है, ये क्रिस्टल जो है ये अगर अंदर ही रह गया तो इट विल क्रिएट अ क्राउड,
और इसके वजह से ये और कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं हो पाएगा। तो तुरंत ही NaX को आप निकाल के बाहर कर दीजिए ताकि और स्पेस अवेलेबल हो इस रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपका एल्काइल आयोडाइड बने। तो एसीटोन का क्या यूज है? इट NaX फॉर्म crystallizes which can be removed to push या to shift the equilibrium towards right. That's technical answer. Which can be removed to shift equilibrium towards right. ये तो आपका टेक्निकल आंसर है जो आप एग्जाम वगैरह में लिखेंगे। अगर आप इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हुए हैं तो जस्ट टेक इट लाइक दिस कि NaX अंदर रहेगा, भीड़ बढ़ जाएगी तो इनके बीच में ये स्पेस उतना अवेलेबल नहीं होगा कि RX और NaX कंबाइन कर सके। तो इसको आप बना के हटाते जाइए तो भीड़ कम से कम होते जाएगा और क्या नाम का है, इनके बीच में ज्यादा कोलिजन होगा और ज्यादा आपका आयोडाइड या ज्यादा आपका प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो दिस पॉइंट इज वेल टेकन। तो इट्स बेटर, देखिए आपको अगर एल्काइल आयोडाइड को एल्कीन से बनाना है, दैट टू मार्कोनिकोवुल HI इट विल, बट वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए जब भी कभी कन्वर्जन में आपको एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्कीन बनाने की जरूरत पड़ जाए, तुरंत आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन पे आ जाना। यू हैव टू मेक श्योर कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है और उसके रिएजेंट्स क्या है, NaI, क्योंकि I आपको जोड़ना है, एंड दैट टू इन ए ऑर्गेनिक या इनर्ट सॉल्वेंट, दैट इज योर एसिड। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, दैट्स योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वार्ट्ज रिएक्शन करके प्रिपरेशन ऑफ, ये कह लीजिए कि एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक लंबे सफर पे निकलेंगे। वी विल टेक अ सॉर्ट ऑफ डाइग्रेशन फ्रॉम द टॉपिक एंड विल गो विथ यू कैन से कि प्रिपरेशन ऑफ हमें करना है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का, मतलब ये कह लीजिए कि एराइल हैलाइड्स का। बट एराइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन में हम बेंजीन ऑन से रिलेटेड सारे कन्वर्जन्स को एक बार पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम पाथवे, उनके पीछे क्या रहस्य है, क्या टेक्निक है, ये करने के बाद फिर हम वापस आएंगे इस टॉपिक पे। और एक बार आप वो कर लेंगे, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक आपको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्लीज मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे ही हम चल रहे हैं, बट आई एश्योर यू कि ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।